सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमती फैसलों से उन्होंने आगाह किया। कहा कि मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला वफाकी काबीना के आइंदा होने वाले इजलास में आ सकता है। अता तारड़ ने बताया कि PTI का केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाए। इन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से पहले मंजूरी ली जाएगी और फिर मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। ये फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मशावरत से किया गया है। क्या कहा था तारड़ ने, जरा ये सुनिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल सबसे अहम है और दिलचस्प भी है कि क्या वाकई ये फैसला तमाम इत्तेहादी जमातों की मशावरत से किया गया है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पहले भी पाबंदी लगाने की बात की जाती रही है और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस फैसले की शदीद मुखालफत भी की गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ये कहा था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं हो। ज़रा बिलावल साहब की गुफ्तगू भी सुनिएगा। भुट्टो ने एक से ज़्यादा मौके पर यह गुफ्तगू की है और अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी इस फैसले की मुखालफत सामने आ रही है, जिस तरह बिलावल साहब के भी बयानात माजी में रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरदुल्ला बाबर ने कहा है कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने या सियासी रहनुमा पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें फजूल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं और सियासी बहरान में इजाफे का बाइस हैं। हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का फैसला किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। सियासी इख्तलाफात का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी को ही ख़त्म कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं ने अता तारड़ के इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बयान पर भी हैरत और ताज्जुब का इजहार किया है। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी की एक लंबी फहरिस्त है। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर ज़रा मुख्तसरन एक नज़र डालते हैं। जब तारीख में पहली बार 1954 में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, उस जमात पर यह इल्ज़ाम था कि उसने रावलपिंडी साजिश केस में मुलव्विस होकर मुल्क दुश्मनी की और उसी बुनियाद पर मुल्क भर के जमात के वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। दूसरी बड़ी सियासी जमात जिस पर पाबंदी लगी वो नेशनल अवामी पार्टी थी। उस जमात पर 2 मरतबा पाबंदी लगी। पहली मरतबा 1971 में याया खान और फिर 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये पाबंदी लगाई गई। फिर पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मजहबी और सियासी जमातों पर पाबंदी आयद की जाती रही है और उनमें से बाज़ ऐसी जमातें भी हैं जो इंतखाबी निशान रखते हुए माजी में इंतखाबात में भी हिस्सा लेती रही हैं। इन मजहबी सियासी जमातों में सिपा साहबा पाकिस्तान, सिपा मोहम्मद पाकिस्तान, तहरीक जाफरिया पाकिस्तान, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान शामिल हैं। अब इनमें से बाज़ जमातें कायदीन और नाम बदल कर आज भी सियासत के मैदान में मौजूद हैं, सियासत कर रही हैं। साल 2001 से 2015 के दरमियान पाकिस्तान में 60 से ज़ायद मजहबी सियासी जमातों, तंजीमों और इन जमातों के तहत काम करने वाली फलाही तंजीमों और इदारों पर भी पाबंदी लग चुकी है। हुकूमत पंजाब ने अप्रैल 2021 में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुतादिद पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की थी, जिसके खिलाफ TLP ने दरख्वास्त दायर की और फिर हुकूमत TLP पर आयद पाबंदी उठाने पर रजामंद हो गई। अब किसी भी जमात पर पाबंदी किस तरह लगाई जाती है इसका भी ज़रा मुख्तसरन तरीक़ेकार आपके सामने रख देते हैं ताकि मामले की पूरी वजाहत हो जाए। अगर किसी सियासी जमात पर मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम या खिलाफ कानून कोई काम करती हो तो वफाकी काबीना इस बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट तलब करती है। वफाकी हुकूमत सियासी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों पर दर्ज दहशतगर्दी के केसेस का जायज़ा लेती है और शवाहिद की रोशनी में तफसीली रिपोर्ट यानी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए चार्जशीट मुरतब करना होती है। अगर वफाकी काबीना को लगता है कि कोई सियासी जमात मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस है तो फिर काबीना पाबंदी की मंजूरी देती है। यह मामला कौमी असम्बली और सेनेट में भी जा सकता है। दोनों ऐवानों से इस पर करारदादें मंजूर होती हैं कि यह दहशतगर्द जमात है, लिहाजा इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। काबीना और पार्लियामान से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि मज़कूरा सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी के फैसले पर वजारत दाखिला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। लिहाजा हतमी फैसले का इख्तियार ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही होता है। अगर किसी सियासी जमात के अरकान कौमी असम्बली में हो तो फिर वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़कूरा जमात के अरकान को इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई कर देता है और फिर वो असम्बली के रुकन नहीं रहते। तो ये इस पूरी सूरत हाल पर कानूनी राय हम जानते हैं। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। एक सियासी बैकग्राउंड भी एतजाज़ साहब का है। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो आज ये हुकूमत ने फैसला किया है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करने का, इस पर ज़रा कानूनी तौर पर ये किसका इख्तियार होता है? ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना है, लेकिन क्या हुकूमत किसी भी जमात से मुताल्लिक इस तरह की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती है और काबीना से मंजूरी के बाद ये अमल कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एतजाज़ साहब कानूनी तौर पर? कितना आसान या कितना मुश्किल, वैसे तो अदालतें जो होती हैं उनके बाहर एक लेटर बॉक्स की तरह का डब्बा होता है, जो भी चाहे उसमें डब्बे में दरखास्त डाल दे और वो दरखास्त की मेरिट्स पे क्या सूरत हाल है वो अलहदा बात है। तो ये इसी किस्म की सूरत हाल है कि डब्बे में डालने की दरखास्त इन्होंने तैयार कर रखी है रेफरेंस, और रेफरेंस बनती है कि नहीं वो तो मुमकिन लगता ही नहीं है कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की फजूलियात को दरखुरे इतना समझेगी। अच्छा, तो अच्छा साहब, हुकूमत के पास भी ज़ाहिर है जो लीगल माइंड्स हैं वो सब मिले होंगे, बैठे होंगे, इस दरख्वास्त इस रेफरेंस के जो मेरिट हैं उन पर बात हुई होगी, जो 9 मई से इसका एक कनेक्शन है उस पर बड़ी वो जो एक गौर व फिक्र हुआ होगा। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो इसको उठाकर फेंक देगी, तो ये क्यों फिर हुकूमत ये करने जा रही है? हुकूमत क्यों करने जा रही है? इसलिए कि हुकूमत तवज्जो हटानी चाहती है एक मामले से, जो उसने बहुत बड़ा जुर्म जो हुकूमत की से सरजद हुआ हुआ है। और हुकूमत सिर्फ जनरली हुकूमत नहीं कि काबीना ने फैसला कर दिया, इंडिविजुअली जो मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर इनके जो MNA पंजाब से मुंतखब हुए हैं या किए गए हैं, मुंतखब कराए गए हैं, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम जिस जुर्म का आता है वो बहुत संगीन है, बहुत ही संगीन। और उससे तवज्जो हटाने के लिए अभी तवज्जो लोगों की हटी हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये वाकई जो इनका मुखालिफ है उसने ये जो जुर्म किए हैं और उसकी सजा होनी चाहिए, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। और असल मकसद इनका अपने जुर्म, अपना इन्होंने एक बहुत ही बड़ा ही बगैर किसी मिसाल के, बेमिसाल जुर्म के वो, और जिसमें ये डायरेक्टली फंसते हैं वो है फॉर्म 45 जी। फॉर्म 45 से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ड्रामे भी करेंगे और थिएटर भी करेंगे, और प्लेटलेट फिर डाउन भी हो गए। अच्छा, क्योंकि ये क्योंकि फॉर्म 45 पे जब उन्होंने लगा दी चस्पा की अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन में, तो वो फॉर्म जो थी उस पे इतनी ज्यादा कटिंग और क्रॉसिंग और ओवर राइटिंग और टेम्परिंग हुई भी थी ताकि मियाँ नवाज शरीफ के वोट 19,000 से तकरीबन 1,20,000 पे ले जाए, और यासीन राशिद के वोट जो 90-95,000 थे उनको 6,000 7,000 पे ले आए। ठीक है, वो कटिंग वगैरह जो हुई वो फॉर्म 45 पे हुई। सही, तो फॉर्म 45। अच्छा एतजाज़ साहब, कतई कलामी की माजरत, लेकिन ऐसा आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये जो फैसला है ये हुकूमत का नहीं, ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है। अगर ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है तो फिर वफाकी काबीना से कैसे मंजूर होगा, चूँकि वहाँ तो फिर दीगर जमातों की भी नुमाइंदगी है, और अगर ये हुकूमत का फैसला है तो इसका मतलब इसमें फिर सारी इत्तेहादी जमातों की मंजूरी शामिल है, लेकिन बज़ाहिर तो सब इसकी तरदीद कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल दीगर जमातें इस पे दिलचस्पी रखते हैं। पीपल्स पार्टी की तो जेन्युइन जीती हुई सीटें हैं, ये सिर्फ पंजाब में राजा सुल्तान सिकंदर ने करवाया है। अच्छा। और वो भी मुस्लिम लीग नवाज के हक में, ये सिर्फ इनके हक में। आपको एक याद होगा कि 2013 में मियाँ नवाज शरीफ ने जब सारे वोटर वोट डाल चुके थे, सारे और घरों घर ही जा चुके थे, तो इसने कहा, नवाज शरीफ ने तकरीर की और कहा कि मुझे
सिर्फ अक्सरियत नहीं चाहिए, मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब वो किसको कह रहा था? वो तो नहीं जो लोग वोटर थे, वोटर तो वोट कास्ट करके जा चुके थे। 8 बजे थे, 5 बजे तक टाइम था वोटिंग का। अब वो असल में कह रहा था उनको जिन्होंने जो बैग को बाद ऑफ वोटिंग और काउंटिंग भी खोल सकते कि रखते थे, इख्तियार रखते थे, और इख्तियार कानूनी नहीं, पर जिनकी दस्तरस में ये सलाहियत थी कि वो वोटर उस वक्त उसके बाद फिर 35 हल्कों का एडिशन किया गया, और 35 हल्कों का जो एडिशन किया गया उसको 35 पंक्चर कहा जाता रहा, और वो लगाया गया जिम्मे उसके नजम सेठी के, जबकि नजम सेठी का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। पर वो 35 जो थे वो उसके बाद सियासी बयान निकला वो तो बाद में। हाँ, वो नहीं, वो सियासी बयान तो इसलिए निकला कि नजम सेठी का उससे वास्ता ही कोई नहीं था। सही वास्ता ही कोई नहीं था, वो गलत फहमी थी खान की, और ये भी गलत फहमी हो सकती है, पर उस वक्त बड़ी चली थी। पर ये बात तो वाज़ेह है, ये बात तो हुई सबके सामने कि मियां साहब ने जब वोटर्स वोट डाल चुके थे, वोटिंग खत्म हो गई थी, तो उस वक्त ये कहा कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब ये जो कहना था उनका, इसके मानी थे कि किसी को मैसेज दे रहे थे जो कि बाद वोटिंग कुछ उस वोटिंग पे असर डाल सकते थे नतीजे पे। बिल्कुल सही। लेकिन एतजाज़ साहब, अब ये अगर जो 9 मई को जो कुछ हुआ उस पूरे दिन के वाक़यात को अगर हम देखें तो उसकी बुनियाद पर हुकूमत अपना ये आइनी इख्तियार, अपना ये कानूनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है कि एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि क्या मेरिट है केस का, ये इस पर आगे समाअत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए नहीं। हुकूमत तो अपना एक आइनी दायरे इख्तियार में रहते हुए ये काम कर रही है ना, कोई गैर आइनी काम तो नहीं करने जा रही। नहीं, गैर आइनी एक लिहाज से नहीं है, क्योंकि अगर सदर को वज़ीर आज़म ये मशवरा देता है, तजवीज़ देता है कि वो इस किस्म की रेफरेंस लाए जिसका ड्राफ्ट यकीनन प्राइम मिनिस्टर राउत और आज़म नज़ीर तारक साहब के दफ्तर से होके वज़ीर आज़म के पास गया होगा, और उन्होंने पढ़ के उसको और रेफरेंस कर दी होगी, भेज दी होगी सदर को, ताकि वो आगे भेजे उसको चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस फिर फुल कोर्ट में ले जाए। तो ये तो बात यकीनन है कि सदर ने उस वक्त भी वो वज़ीर आज़म के मशवरे पर ही और हिदायत पर एक्ट किया होगा, क्योंकि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर पाबंद है प्राइम मिनिस्टर के मशवरे का, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का। तो वो तो यूं ही हुआ होगा, पर उससे निकालेंगे क्या, ये अखत क्या करेंगे, ये मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, रेफरेंस करके। ठीक है। और एतजाज़ साहब, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और फिर उसके बाद कासिम सूरी साहब पर जो आर्टिकल 6 लगाने की बात, वो कार्रवाई शुरू करने की बात हुकूमत कह रही है, तो ज़रा उस पर भी अपनी एक कानूनी राय आप दीजिएगा कि वो मुमकिन है जिन वाक़यात का हवाला दिया जा रहा है। नहीं, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हर खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। अच्छा, खिलाफ वर्जियाँ बहुत होती रहती हैं, हमसे होती रहती हैं और लोगों से होती रहती है। हर अफसर जो है पाकिस्तान में लाखों अफसरान हैं, उनसे कई आईनी खिलाफ वर्जियाँ होती रहती हैं, पर हर एक पे आर्टिकल 6 तो नहीं लगता। बिल्कुल सही।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने उनकी सुनी। अब ज़रा सियासी जमातों के भी मौक़िफ़ इस पर जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी इस पर अपना रद्दअमल दे चुकी है, तरदीद कर चुकी है इस बात की। MQM का रद्दअमल सामने आ चुका है। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, शोएब शाहीन साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, और नून लीग से खेलदास कोहिस्तानी साहब सीनियर रहनुमा नून लीग के हमारे साथ मौजूद हैं। तो कादिर मंदुखेल साहब, अता तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है, अब वो जो कानूनी एक जंग होगी, जो कानूनी इसका तरीक़ाकार होगा, उस पर ज़रा हम आते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसला हुआ है जो हुकूमत ने किया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान तो इसके बिल्कुल बरक्स सामने आया है। फिर वो कौन से इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं? आप अगर बजट का हवाला देखें कि जहां बजट में पीपल्स पार्टी ने ये शिकवा किया है कि हमें आप तो इत्यादि या सपोर्टर तो आप वो शुमार कर रहे हो, लेकिन हमसे बजट में आपने मुशावरत नहीं की। तो वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल भुट्टो साहब हमारे सीनियर क़यादत को दावत दी, और दावत 4 बजे का टाइम था, और 1-2 बजे हनीफ अब्बासी साहब के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया। तो इस झूठ का हवाला देते हुए मैं कहूँगा कि एक मरतबा फिर एक झूठा शख्स मीडिया पे आके और न सिर्फ मीडिया को गुमराह कर रहा है, बल्कि अपनी इत्तेहादियों को भी गुमराह करने के साथ साथ उससे फासले रख रहा है। आज हम कंधा यूं कर देंगे तो धड़म करके अगले 5 मिनट में ये धड़ाम से गिरेगी, ना वज़ीर आज़म रहेगा ना कोई वजीर रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि नेशनल मीडिया पे आके इस तरह इतना बड़ा झूठ बोल के अता तारड़ का वैसे पेशा है, इसी लिहाज से तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अवाम गुमराह करने का, और ये पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक जहाँ तक मैंने पार्टी के अंदर जो मालूमात की, कोई मुशावरत नहीं की गई है। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं, कानून के हवाले से आइन का आर्टिकल 17 दिल्ली शेख 2 के मुताबिक अगर सियासी पार्टी पे पाबंदी लगाए, उनके लिए आपको ठोस शवाहिद इकट्ठे करने पड़ेंगे, और फिर ये सारी चीज आप बना के आप सुप्रीम कोर्ट पे भेजेंगे। जो अतमी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सियासी मैदान में मुकाबला करने के लिए क्या हो गया, अगर 23 सीटें रिजर्व सीटें PTI के पास चली गई, हुकूमत के पास, तो फिर भी अक्सरियत रहेगी पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अगर साथ रहा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इतना बोखलाहट में फैसला करना, मरी में इजलास पे इजलास करना और इजलास करके मुकर जाना कि इजलास मुलतवी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासी बोखलाहट है, और इस हवाले से मैं नहीं समझ रहा हूँ। और आप माजी का अगर आप देख ले, जहाँ नेप के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो वो नेप इस वक्त ANP की शक्ल में, जहाँ अगर आप उसे माजी के सुन्नी तहरीक जो है वो माजी में किसी और नाम से थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर आपने हालिया इलेक्शन देखा, PTI के ऊपर आपने सिंबल पे पाबंदी लगा ली, वो उन्होंने आज़ाद लड़ा, और फिर सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसको सियासी हरबा नहीं कहूँगा, बल्कि इसको बोखलाहट कहूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि तो कादिर साहब, ये बोखलाहट की आपको वजह क्या समझ आ रही है, या जल्दबाजी की ये वजह क्या समझ आ रही है? हुकूमत तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरह से बिल्कुल सेफ है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनवा दी है, आपके आपस के भी ताल्लुकात कोई इतने ख़राब नहीं है, कोई कशीदगी, कोई तलखी नहीं है कि आप कोई हुकूमत को धमकियां दे रहे हो गिराने की कि हम हुकूमत गिरा देंगे। फिर आखिर इस जल्दबाजी की क्या वजह है कि एक जमात को सियासी मैदान से हटाने की बात हो रही है? मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया ना कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि मैं उस फैसले से भी इत्तफाक नहीं करता हूँ, वो कोई कानूनी और आईनी फैसला नहीं था, वो सियासी फैसला था, जहां सवाल गंदम का जवाब चन्ना आ गया। यानी 2 फरीक अगर एक जमीन पे लड़ रहे थे, तो तीसरे फरीक को न जाने कौन सा मुल्क से बुला के और उनको वो जमीन दे दी, तो वो वाला फैसला है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उस फैसले के बोखलाहट की वजह से 23 सीटें PTI की जो रिजर्व बनती है कौमी असम्बली में, टोटल 77-78 बता रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ न तो पंजाब हुकूमत में न वफाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, जो उन्होंने अचानक, ठीक है PTI के बारे में मैं भी कहूँगा, दूसरे लोग भी कहेंगे कि 9 में के जो वाक़यात थे वो पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने की थी, या जो 3 इनके वजीर खजाना का जो ऑडियो टेप आया IMF के हवाले से, वो एक मुल्क दुश्मनी के बराबर था। तो क्या आपको ये 1 साल 2 साल के बाद याद आया? क्या इस मौके पे जब रिजर्व सीटों का फैसला हुआ उसके ऊपर याद आया? तो यहाँ थोड़ा सा दाल में काला, और यहाँ मुझे बोखलाहट नजर आ रही है। गुफ्तगू हमारी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कादिर मंदुखेल साहब, शुएब शाहीन साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, उसमें ये बताया भी गया कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सपोर्ट से हुकूमत बनी है, वो खुद ही इस फैसले को बौखलाहट पर मबनी, जल्दबाजी पर मबनी करार दे रही है और बड़ा कैटेगोरिकली उनका ये बयान आ चुका है कि वो इस फैसले के हक़ में नहीं है। तो अब क्या लग रहा है, ये क्यों ये हुकूमत की जानिब से कदम उठाया जा रहा है शुएब साहब? नहीं, मुझे सवाल जरा दोबारा दोहरा दें कि ये जो आज अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से, अब काबीना की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा मामला, तो उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से भी हमने मुशावरत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल इसको मुस्तरद कर दिया इस फैसले को, वो इसके हक में नहीं है, तो हुकूमत क्यों ये करने जा रही है, आप पर पाबंदी क्यों लगाना चाहती है? पहली तो बात यह है कि इन कठपुतलियों को ना इनके पास अथॉरिटी है ना अख्तियार है, ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है, ये सिर्फ अपने जिसको कहते हैं ना खिफत मिटाने और अपनी जो बुखलाहट का शिकार है उसका इजहार कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे बताएं कि कैबिनेट की कहाँ मीटिंग हुई है? कैबिनेट के डिसीजन के बगैर कठपुतली ने जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी हैसियत कानूनी और अखलाकी तौर पर भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जिन वो इत्तेहादियों की बात कर रहा है पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इत्तेहादी उनका है कौन? तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हैं या वो अपनी बुखलाहट को ख़त्म करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अभी रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, रिस्पेक्टिव के हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास उसकी 2/3 मेजॉरिटी है, जिसको इन्होंने जिस अंदाज से भी उसको ख़त्म किया है। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमारे पास ये हक हासिल है कि हम मुस्तकबिल की हुकूमत बना सकें अगर हमारे ट्रिब्यूनल के केसेस जल्दी डिसाइड हो गए तो। लेकिन ये निज़ाम ज़्यादा देर के लिए चलता हुआ नज़र मुझे नहीं आ रहा। ये जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों के ज़रिए इन्होंने अपने इख्तिताम के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और ये इनके आखिरी दिन हैं। सही, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा शुएब शाहीन साहब, आज से अगर 3 साल पहले हम चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी मरकज़ में भी और पंजाब में भी, और TLP पर उस वक्त पाबंदी लगाई गई थी। फिर वो बाद में कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू फिर आपको हटाने पर उसको रजामंदी शो करनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दौर में ये इस तरह की प्रैक्टिस करती रही है। देखिए वो सरकमस्टांसेस कुछ और थे, मेरा ख्याल है कि हम उसको अब दोहराना नहीं चाहते उन बातों को, लेकिन उनका मामला तो समथिंग डिफरेंट भी हो सकता था। मगर सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी जिसने इस मुल्क में ऑलरेडी इस वक्त एक सूबे में हुकूमत है और 2/3 मेजॉरिटी से हम इलेक्शन जीते हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, अब इर्रिस्पेक्टिव के वो सारा कुछ छोड़ भी दें, सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी हम इस वक्त भी हैं पार्लियामान के अंदर भी और सेनेट में भी, तो आप उसको पाबंदी लगा के आप 85% आबादी को ये कह रहे हो कि वो इस काबिल नहीं है, कि वो गद्दार हैं, इस मुल्क के साथ लॉयल और सिंसियर नहीं है। ये इनको शर्म आनी चाहिए, इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनमें कोई अथॉरिटी ना अखलाकी ना आईनी और कानूनी है इस गवर्नेंस की। मैं इसको कहूँगा कि मैं मान लूँगा तारड़ को कहें अपने फॉर्म 45 ले आएँ। अच्छा। आज हमारा केस था, पिछले 4 महीने 5 महीने से अदालत कह रही है तारिक फजल को, ये जो कठपुतली 3 MLA इस्लामाबाद से बैठे हुए हैं, कि अपने फॉर्म 45 ले आओ, आज तक नहीं लाए। और इसी तरह उसको मरियम नवाज नवाज शरीफ को अपने फॉर्म 45 ले आओ, आप सामने ले आओ, हम आपको मान लेंगे कि आप लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट हो। ठीक है, फिर आप ये बातें चलें, ये चैलेंज जो आपने किया, अब देखते हैं नून लीग एक्सेप्ट इसको करती है नहीं करती। तो जी खेलदास साहब, ये एक तो आज के इस फैसले की कोई 2-3 ठोस वजूहात ज़रा बयान कीजिएगा, और फिर अता तारड़ साहब कहते हैं कि हमने तो तमाम जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे इत्तेहादी, उनको एतमाद में लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ौरन इस पर रिएक्शन सामने आया, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है। जब सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात आपके साथ नहीं है तो किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया? जी बड़ी मेहरबानी। पहली बात यह है कि हम कोई ऐसा गैरआइनी काम करने नहीं जा रहे। हम आज जो भी कुछ करने जा रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करने जा रहे हैं। सही। और हुकूमत आइन के मुताबिक अपना कदम उठाएगी, और मैं समझता हूँ जो अता तारड़ साहब ने बात की है, इस सारे हवाले से डिटेल में आपको ब्रीफ भी किया है कि क्यों, उसकी वजूहात भी बता दिए, सब कुछ वो आपके सामने है। जो बात आपने इत्तेहादियों के हवाले से बात की, मैं एहतराम करता हूँ कादिर मंदुखेल साहब का। जिस तरह मैं भी पार्टी का MNA हूँ, मेंबर हूँ, वर्कर हूँ, इसी तरह वो भी साबिक रुकने कौमी असम्बली है, स्पोक पर्सन भी है, पार्टी को दिफा भी करते हैं। और बात चीज़ें ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो क़यादत फैसला करती है, वो हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता। कुछ चीज़ें हमें भी TV के ज़रिए पता चलती है,
तो मैं समझता हूँ इनकी क़यादत से हमारी क़यादत का राब्ता है और आने वाले वक्त में आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। इस पे कोई ऐसा उबाम नहीं होगा, ना कोई इसमें मुझे नज़र। आप सिंध के वज़ीर इंफॉर्मेशन उसका ट्वीट भी अभी पढ़ लें, उन्होंने जो फरमाया है। खेलदार साहब, मैं इनकी क़यादत की आप बात करें कि आपकी क़यादत का इनकी क़यादत से रब्ता है, तो इनकी क़यादत क्या बोलें तो मैं बिलावल साहब के माजी के 2-3 जुमले सुना देता हूँ। अभी इब्तिदाई में हमने सुना भी कहा एमक्यूएम का भी बयान आ गया कि हमसे मशवरा कीजिए। तो लें चलें, एमक्यूएम जो हुकूमत में आपके साथ है, कैबिनेट में आपके साथ है, हर तरह से चलें। ये तो फिर कैबिनेट में आपके साथ नहीं है, सिर्फ इन्होंने आपकी हुकूमत बनवाई है, आईनी ओहदे इनके पास हैं। जो कैबिनेट में 7 लोग बैठे हैं वो तैयार नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, देखें आपको आने वाले घंटों में, दिनों में सारी चीज़ें सामने आएगी और सब कुछ आपको सामने होगा। ऐसे कोई हुकूमत अकेला फैसला नहीं कर सकती। मैं वही काम कह रहा हूँ कि हम आइन और कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे जो भी उठाने जा रहे हैं। अच्छा। तो उसमें ये आप साजिशी थ्योरी निकालना कि किसने हिमायत की है नहीं की है, ये सब चीजें साजिशी थ्योरी नहीं है। पीपल्स पार्टी की जानिब से फरतुल्लाह बाबा साहब ने बयान दिया और एमक्यूएम की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया ना। वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को आप साजिशी थ्योरी कैसे कह सकते हैं? जमातें अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं। कादिर मंदू खेल साहब साबिक़ा एमएनए हैं और अभी भी एमएनए होते हैं। अगर फॉर्म 45 इनके पास अपने मौजूद हैं तो ये साजिशी थ्योरी कैसे हो सकती है? मैं इस बहस में नहीं जाता हूं कि वो एमएनए है नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि वो पार्टी का स्पोक पर्सन है, मगर हो सकता है क़यादत का उससे। तो आप शर्जील इनाम मेमन जो सिंध हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसके बयान की भी कोई हैसियत नहीं है मेरे ख्याल में आपके सामने। अगर जो आप मंदोखेल साहब की बात करते हैं, उसकी राय है, उसका एहतराम मैं करता हूँ। वो एक पॉलिटिकल रहनुमा है, वो अपनी राय दे सकता है, मगर हुकूमत जो फैसला कर रही है, हुकूमत ने एतमाद में लिया है और इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने आएगी। अच्छा। आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में हम पार्लियामेंट को साथ लेके चलेंगे और जो फैसले हमने किए मुश्तरका हमारे फैसले हैं। तो खेला साहब, हुकूमत ने बिलावल भुट्टो साहब को एतमाद में लिया है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को एतमाद में लिया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह उनके इल्म में चीज़ें नहीं है कादिर मंदोखेल के, काफ़ी चीज़ें मेरे भी इस वक्त इल्म में नहीं है कि किससे बात हुई, मगर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ हुकूमत कोई ऐसा काम करना नहीं जा रही जो उस पर अमल नहीं करा सके या वो कोई गैर आइनी काम हो। हुकूमत आइन के मुताबिक चल रही है, आइन कानून के मुताबिक चलेगी। बात ये कि इस मुल्क में या जो इंतशार फसाद है वो चलेगा या इस्तेकाम और तमीर और तरक्की है वो चलेगी, इसका फैसला होना है। और हुकूमत जो भी है अपने रिट जो कानून की हुक्मरानी है उसको बरोकार उस पर चलेगी। हम अपनी रिट पे कायम रहेंगे। हम कोई ऐसा दंगा फसाद, ऐसी कोई सियासी जमात जो गोली से बात करे, बंदूक, अगर हुकूमत पीटीआई मुशावरत करेगी तो हम उनसे बातचीत के भी लिए हमारे दरवाजे खुले होंगे। मगर तो जिस तरह इनकी सियासत है, ये चाहते हैं जिस तरह इस मुल्क में जिस तरह इन्होंने किया है, खेलदार साहब ये क्या प्रेशराइज कर रहे हैं आप इनको कि देखें आप आगे बैठे मुज़ाकरात करें, नहीं तो फिर हम आपको कलअदम करने जा रहे हैं, पाबंदी लगवाने के? ये कोई प्रेशर करने की एक टैक्टिक है? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ आप बता दें कि अमेरिका में अगर हो या हुआ भी है, क्या वहाँ सजाएं नहीं हुई है? ऐसे कौन सा मुल्क, कौन सी दुनिया का कानून अपने इदारों पे खुली इजाज़त दे दहशतगर्दों को कि आप तनसीबात पे हमला करें, आप अपने इदारों पे हमला करें, आप शोधा के तज़ीक करें? कोई दुनिया का कानून, कोई कितना भी मुल्क को कोई हो जिसमें ये सज़ा ना हो। मैं समझता हूँ उनको 3 महीने में सज़ा हो जाती है, मगर हमारा जो अदालती निज़ाम है या जो इंसाफ का मयार है, या हम 139 नंबर पे इसी वजह से पहुँचे हैं। सोशल मीडिया के प्रेशर पे फैसले होते हैं, ये पॉपुलरिटी होती है कि उसके जो फॉलोअर हैं, जो जिस तरह साहब ये इस निज़ाम को आप लोग बेहतर करें, कोई ऐसी कानून साजी करें, कोई उस इदारे के लोगों के साथ मिलकर बैठें ताकि सारे मामला बेहतर हैं। शेख साहब ज़रा पहले इस पर आप अपनी राय दे दीजिएगा, फिर मैं कादिर साहब से ज़रा उनकी पार्टी की पोजीशन बिल्कुल वाजे कर लूँ, चूँकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि टॉप लेवल पर, टॉप लीडरशिप पर तो ये राब्ते हो चुके हैं और फिर ये बयानात चूँकि पार्टी के नुमाइंदगान की तरफ से आ रहे हैं, अब उन्हें पूरी अवेयरनेस नहीं है कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। तो ये अगर ये इनका ये एतमाद का रिश्ता एक कायम हो जाता है और अगर एग्रीमेंट हो जाता है इन तमाम जमातों का, तो फिर एक मुश्किल वक्त आपके लिए एक और तैयार खड़ा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनमें कैपेसिटी नहीं है, ये इलेक्टेड ही नहीं है।
दूसरी बात यह है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये बौखलाहट का शिकार हैं, ये अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए और खिलफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इनके ख़िलाफ़ जिस अंदाज से इन्होंने ये फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई है, इनके पास अगर 10, 20, 25% की अगर कोई पॉपुलरिटी थी भी, अब वो 5% से भी कम तर पे चली गई है। अब आप कोई सर्वे करा के उठा लें, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये रिजेक्टेड लोग हैं, ना अखलाकी, ना कानूनी, ना आइनी, और इनमें ना कैपेसिटी है। ये सिर्फ वो हरकतें कर रहे हैं कि आज कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं है, कैबिनेट के डिसीजन के बगैर ये मौसूफ आ करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इनकी क्या कानूनी हैसियत है? जो अपने उनके जो साथी हैं वो उनको कह रहे हैं सारे भी मिल जाएं। देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, अगर अल्लाह करे मैं तो कहता हूँ ये जाएं, सुप्रीम कोर्ट इनका कट्टा चट्टा भी खोलेगी, फिर वहाँ हम उनको फॉर्म 45 की जो हरकतें हुई हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उस पर भी इन्होंने दरखास्त दायर कर दी है। तो ये जो पूरा अमल जिसको प्रोसेस जिसको फॉलो करना चाहते हैं, ये है तो आइन और कानून के दायरे में ना, नहीं कोई गैर आइनी कोशिश तो नहीं करने जा रहे। देखें रिव्यू इनका कानूनी हक है, ये चले गए हैं, वेट करें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे देगी उसके बाद आप आएँ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हर कोई मानेगा। लेकिन जो बाकी ये कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इनको कहा गया है तो ज़्यादा नाचो, वो नाचने लग गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई इनमें कोई कैपेसिटी है या वो ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। ये सिर्फ बुखलाहट का शिकार है। इनको अपने मुल्क के लोगों के साथ जो जुल्म बर्बरियत का माहौल कायम कर रहे हैं, ये सिर्फ डरा और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बंदूक के जोर पे ये नज़रियात तब्दील कर सकते हैं। इनको तो इतना शर्म नहीं आती, एक निहत्ती मासूम खातून लड़की वो सनम जावेद, वो पिछले 14 महीने से कैद है। आज हाई कोर्ट में कल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, उठा करके दफ्तरों से उनको उठा कर ले गए, और अभी तक पता कोई नहीं कि केस क्या करना है जी। कोयटा में लेके जाना है, और इनको शर्म नहीं आती कि तुम अपने ही मुल्क के सिटीजन्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। ये कश्मीर है या फ़लस्तीन है जो कुछ आप हरकतें कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इनके खिलाफ बहरहाल एहतसाब होगा, और वो एहतसाब करीब होगा इंशाल्लाह। और ये मुंह छुपाते फिरेंगे, ये मुल्क छोड़ के भागेंगे, आप देख लेना। जिस तरह गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं, जिस तरह दुबई लीग्स में इनके खिलाफ सारी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह इदारों को ये करप्ट करके अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इन्होंने इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना है। ये आप लिख लें मेरे से, ठीक है। आधी आबादी आपकी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, और बाकी आधी आबादी को भी इन्होंने गरीब करके छोड़ना है, और इन्होंने भाग जाना है, और भागने नहीं देना। असल मसला ये है कि कौम का ये फर्ज है कि इन जैसे चोरों को, डाकुओं को भागने ना दें, और जब ये भाग पाएंगे तो इस मुल्क की तबाही मजीद होगी। चलें शुएब साहब, मैं आता हूँ जरा वापस आपके साथ। कादिर साहब, पीपल्स पार्टी इसको कितना संजीदा लेगी कि अगर एक फेडरल मिनिस्टर आकर ये बात कर रहा है कि जी इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमने एतमाद में लिया है, और आप लोगों को दरअसल एतमाद में लिया ही नहीं गया था, तो ये गलत बयानी अगर की गई है तो ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना संजीदा मौजू होगा कि आपने अपनी सपोर्ट से हुकूमत बनवाई और फिर आपका नाम लेके इस तरह से बात की जा रही है? देखिए, मैंने तो आपको पहले बजट के हवाले से भी हवाला दिया है, जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने, हमने बिलावल साहब ने जब गिला किया कि हमसे मशावरत नहीं की गई है, तो 4 बजे का टाइम था जो बिलावल साहब और उनका वफ्द मिलना था शहबाज शरीफ साहब से, और 1-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हनीफ अब्बासी साहब के जरिए करा दिए गए कि हमने एतमाद में लिया है। तो इसका क्या मतलब? बड़े सख्त अल्फाज भी मैंने इस्तेमाल किए उस वक्त। और अभी जो मोहतरम केलनाज साहब बता रहे शरजील मेमन साहब का, उसकी तरतीब आ गई। उसने ये नहीं कहा कि पाबंदी में हमसे, उसने ये कहा कि जो कुछ हुआ है ये पीटीआई के अपने तर्ज अमल से हुआ, ये पीटीआई के बानी के तर्ज अमल से हुआ। ये नहीं कहा कि हमसे मुशावरत हो गई है और बहुत अच्छा हुआ। और नासिर शाह साहब भी मीडिया पे आ गए, उसने भी उसकी तरदीद की है, उसने ये कहा कि नहीं होना चाहिए पाबंदी। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें, मैं ये कहूँगा कि इसका अगला मरहला रहता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको सारी चीजें साबित करनी होगी। यकीनन यहाँ तक तो मैं वो करता हूँ, इत्तफाक करता हूँ कि आर्टिकल 17 क्लास 2 का ये शक मौजूद है, मगर उसके साथ शर्त ये है कि आपको किसी पार्टी पे पाबंदी लगाने से आपको सारे मवाद पेश करने होंगे और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। और फिर इस मौके पे तो मैं बिल्कुल ही मुखालफत करूं कि अगर इमरान खान साहब ने या पीटीआई के लोगों ने 9 मई में जो काम किया है उसकी बात आज आपकी याद आ गई है जब रिजर्व सीटों का फैसला हुआ। और साथ साथ में मोहतरम शोएब शाहीन साहब की बात को भी आपको रिप्लाई दूंगा कि बिल्कुल सनम जावेद साहब हमारी बहन है, बेटी है, उनके साथ बिल्कुल ज्यादती हो रही है, बिल्कुल खातून के साथ ये होना चाहिए। मगर आप अपने दौर में याद रखें
कि आपने हमारी बहन अजी फरियाद तालपुर को रात 12 बजे अस्पताल से जेर इलाज को घसीट के आपने जेल में डाला, जबकि जेल मेलबर्न के मुताबिक 6 बजे के बाद कोई कैदी आप जेल में नहीं डाल सकते हो। तो थोड़ा सा आप ये देखें, मैं उसको मुशाबे नहीं कर रहा हूँ, मेरी हमदर्दी आज भी पाकिस्तान भर की तमाम खवातीन के साथ है और खास तौर पर सनम जावेद साहबा के साथ की खातून है, उनको वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 के तहत बाकायदा खवातीन के लिए स्पेशल रिलीफ है, कम अज कम उसको देखा जाए। ठीक है कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, कादिर मंदुखेल साहब, शोएब शाहीन साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।